हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस के हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इस कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कण कण होने वाले परिवर्तनों का चित्रण किया गया है। पंत जी कविता को पढ़कर घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी पर्वत की चोटी को महसूस कर सकता है। तो मतलब पर्वत प्रदेश में पावस जो है काफ़ी एक रेनी सीजन के टाइम की पहाड़ों में बारिश का दर्शाया गया है कि कैसा वहाँ पर होता है। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पर भी एक्चुअली मेरे घर के पास भी बारिश पड़ रही है। स्टार्ट करते हैं कविता में, भी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। पावस ऋतु जो पावस होती है ना, पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पलवेश पल परिवर्तित प्रकृति। तो परिवर्तन तो बदलाव होता है, प्रकृति वेश मतलब होता है प्रकृति का रूप। तो इसकी व्याख्या हुई इस जो ये पूरा का पूरा मतलब स्टैंजा था, इसमें कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु थी, पर्वतों के ऊपर प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा था। मतलब प्रकृति जो है ना वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रही थी। कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने बादल घेर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। मतलब एकदम से फटाफट बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं मौसम में। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्य दग्न समुन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। इतने टफ वर्ड्स ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? चलिए हम पहले इनका ना वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं, जो पोयम लिखने के चक्कर में राइटर ने मतलब खूब मस्त बिल के। देखिए, मेघलाकार, मेघलाकार होता है करघनी के आकार का पेड़ की ढाल, मतलब इस तरीके के पेड़ की जो पहाड़ होता है ना, पेड़ नहीं पहाड़ की जो ढाल होती है वो होता है मेघलाकार। अब इसमें सहस्त्र मतलब हजार, ये जो सहस्त्र है ना इसका मतलब होता है हजार। फिर दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, दृग सुमन मतलब फूलों जैसी आंखें, फाड़ मतलब तेज से मतलब आंखें फाड़ के देखना, अवलोकन होता है देखना, हाँ बार बार मतलब रिपीट होना। नीचे जल में निज महाकार, तो महाकार होता है विशाल आकार, जिसके चरणों में पलाताल, ताल मतलब तालाब, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण मतलब आईने के जैसा। व्याख्या देखिए, सामने विशालकाय पर्वत करधनी मतलब कमर में पहने जाने वाले गहने के समान दूर दूर तक जो है पर्वत फैला हुआ है। कवि को पहाड़ों की ढाल करघनी के आकार की प्रतीत हो रही है। उस पर हजारों फूल खिले हुए थे, वे फूल मानो पर्वत की आंखें थी। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का सा काम कर रहा था, जिसमें पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा था। तो देखिए इस पंक्ति में ना कवि ने क्या किया है कि पहाड़ों की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। करघनी मतलब कमर में बांधने वाला एक आभूषण होता है, उससे जो है कवि ने पहाड़ों की तुलना की है। कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाले जो पहाड़ हैं अपनी हजार पुष्प रूपी आँख मतलब अपनी हजारों पुष्प जैसी, हजारों फूलों जैसी आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे जल में अपना रूप देख रहे हैं, क्योंकि जो तालाब होता है ना वो उसमें पानी में दिख जाता है, तो पहाड़ जो है वो खुद को पानी में देख रहे हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है सिंपल भाषा में। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी का मतलब होता है पहाड़, ठीक है, गौरव मतलब होता है प्राइड, गाकर गाना, झरझर मतलब वो तो ना झरना बहता है, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद मतलब मस्ती में, उत्तेजित मतलब एक्साइट करना। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, तो मोती से भी मतलब ज़्यादा सुंदर जो हैं वो लगते हैं और झाग की तरह बहते हैं झरने। पहाड़ से गिरने वाले झरने झरझर करते हुए पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। पानी की बूंदें रूपी ये मोती की लड़ियाँ पर्वत प्रदेश के सौंदर्य को और भी मादक बना रही हैं, जो कवि के रग रग में उत्साह का संचार करती हैं। मतलब देखिए इसमें क्या है ना, जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जो झरना बह रहा है ना उसकी पानी की बूंद ऐसी लग रही है जैसे कि वो मोतियों की बूंद हो, और ये जो दृश्य है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए इसमें आगे है
गिरिवर के ऊपर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पहाड़ पर खड़े हुए जो पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे हैं। वर्षा में नहाए होने के कारण ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लगते हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाओं की तरह निर्मेश चिंतित मौन खोए खोए से आकाश की तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो राइटर हैं ये पहाड़ के बारे में बोल रहे हैं कि पहाड़ जो हैं वो उन पर, पहाड़ में क्या है, बारिश हुई है, बारिश, पहाड़ पे पेड़ होते हैं। अब बारिश हुई है तो पेड़ों पर क्या है, पेड़ों पर काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए, मतलब पहाड़ से और ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए या फिर ऊपर उठने की इच्छा से जो पेड़ हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं मानो, और उनको देखकर लगता है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं पेड़ों की, वो कितनी ऊंची हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। देखिए पोएम जो है पढ़ने में कोई सेंस नहीं है क्योंकि इसकी चीज़ें, एक तो इनके वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, और हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं 5th वाले स्टैंडर्ड की। पल पल बदले हुए इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पूरा पहाड़ चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। अब राइटर को ये भी लग रहा है कि भाई मौसम इतना मस्त हो रहा है कि पहाड़ कहीं उड़ ही ना चला जाए। मतलब भूधर, ये जो शब्द है ना भूधर, अचानक लो भूधर, भूधर होता है पहाड़, ठीक है। और फड़का अपार पारद, पारद के पर मतलब होते हैं पारे के समान चमकीले पंख, मतलब पारा होता है ना मकड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले पंख जो है पहाड़ के लग रहे हैं वो। रवशेष, रवशेष होता है केवल आवाज़ का रह जाना, मतलब ऐसा करके ऐसा नहीं होता कि पहाड़ जैसे अपने चमकीले पंख लेकर के उड़ जाए और सिर्फ आवाज़ ही रह जाए। तो इसमें ये बात की गई है। तो देखिए मतलब जो है इसका वो यही निकल रहा है। इस पद में जो है कवि कहते हैं कि तेज़ बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती में अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो, मतलब इस तरीके का लग रहा है, चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं है। नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि हर तरफ जैसे आग लग गई हो, क्योंकि इस तरीके का धुआं है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, फिर उसके बाद धुंध हो गई है, पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो राइटर को ऐसा लग रहा है कि पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं कोहरे की वजह से, तो कहीं वो उड़ तो नहीं गए हैं। और चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र इंद्रजाल फैला रहा है, यानी कि इंद्र जो है वो अपना जादुई विमान कहीं पर लेकर के घूम रहा है। इस तरीके की जो है बात राइटर को लग रही है। तो बेसिकली ये जो पोयम है इसमें ना बारिश के मौसम का वर्णन किया गया है, वो भी पहाड़ी इलाकों पर। मतलब ऐसा राइटर ने बताया है जैसे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में ना कैसा हो जाता है, जो कवि है इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पर बदलता रहता है, कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत की आंखें हों, और इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेड़ों जो पर्वत पर, यानी कि जो माउंटेन्स पर पेड़ लगे हुए हैं उन पे फूल हैं, वो पर्वत की आंखें हैं, और उन आंखों की सहायता से पर्वत खुद को जो है तालाब में देख रहा है। झरने गिर रहे हैं तो झरने ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मोती गिर रहे हों। फिर एक बार को क्या होता है, एकदम से धुआं, सब हर तरफ धुआं छा जाता है ऐसा, और फिर ऐसा मतलब महसूस होता है कि पेड़ तो बचे ही नहीं हैं, पेड़ कहीं उड़ तो नहीं गए हैं। फिर धुएं की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं इंद्र ने कोई जादू तो नहीं फैला रखा, कोई इंद्रजाल तो नहीं फैला रखा है। तो ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।